लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास सेवा सदन के 16वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। महाशय विट्ठलदास इस समय ऐसे खुश थे मानो उन्हें कोई संपत्ति मिल गई हो। उन्हें विश्वास था कि पद्म सिंह इस जरा से कष्ट से मुंह न मोड़ेंगे। केवल उनके पास जाने की देर है। वो होली के कई दिन पहले से शर्मा जी के पास नहीं गए थे। यथाशक्ति उनकी निंदा करने में कोई बात न उठा रखी थी, जिस पर कदाचित अब वो मन में लज्जित थे। तिस पर भी शर्मा जी के पास जाने में उन्हें जरा भी संकोच न हुआ। उनके घर की ओर चले। रात के 10 बज गए थे। आकाश में बादल उमड़े हुए थे, घोर अंधकार छाया हुआ था, लेकिन राग रंग का बाजार पूरी रौनक पर था। अट्टालिकाओं से प्रकाश की किरणें छिटक रही थीं। कहीं सुरीली तानें सुनाई देती थीं, कहीं मधुर हास्य की ध्वनि, कहीं आमोद प्रमोद की बातें। चारों ओर विषय वासना अपने नग्न रूप में दिखाई दे रही थी। दालमंडी से निकलकर विट्ठलदास को ऐसा जान पड़ा मानो वो किसी निर्जन स्थान में आ गए। रास्ता अभी बंद न हुआ था। विट्ठलदास को ज्यों ही कोई परिचित मनुष्य मिल जाता, वो उसे तुरंत अपनी सफलता की सूचना देते। आप कुछ समझते हैं कहाँ से आ रहा हूं? सुमन बाई की सेवा में गया था। ऐसा मंत्र पढ़ा कि सिर न उठा सकी। विधवाश्रम में जाने पर तैयार है। काम करने वाले यों काम किया करते हैं। पद्म सिंह चारपाई पर लेटे हुए निद्रा देवी की आराधना कर रहे थे कि इतने में विट्ठलदास ने आकर आवाज दी। जीतन कहार अपनी कोठरी में बैठा हुआ दिन भर की कमाई का हिसाब लगा रहा था कि ये आवाज कान में आई। बड़ी फुर्ती से पैसे समेट कर कमर में रख ली और बोला, कौन है? विट्ठलदास ने कहा, अजी मैं हूं। क्या पंडित जी सो गए? जरा भीतर जाकर जगा तो दो। मेरा नाम लेना कहना बाहर खड़े हैं। बड़ा जरूरी काम है, जरा चले आए। जीतन मन में बहुत झुंझलाया। उसका हिसाब अधूरा रह गया। मालूम नहीं अभी रुपया पूरा होने में कितनी कसर है। अलसाता हुआ उठा, किवाड़ खोले, पंडित जी को खबर दी। वो समझ गए कि कोई नया समाचार होगा, तभी ये इतनी रात को आए हैं। तुरंत बाहर निकल आए। विट्ठलदास, आइए, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया, क्षमा कीजिएगा। कुछ समझे कहाँ से आ रहा हूं? सुमन बाई के पास गया था। आपका पत्र पाते ही दौड़ा कि बन पड़े तो उसे सीधी राह पर लाऊं। इसमें उसी की बदनामी नहीं, सारी जाति की बदनामी है। वहां पहुंचा तो उसके ठाठ देखकर दंग रह गया। वो भोली भाली स्त्री अब दालमंडी की रानी है। मालूम नहीं इतनी जल्दी वो ऐसी चतुर कैसे हो गई। कुछ देर तक तो चुपचाप मेरी बातें सुनती रही, फिर रोने लगी। मैंने समझा अभी लोहा लाल है, 2-4 चोटें और लगाई, बस आ गई पंजे में। पहले विधवा आश्रम का नाम सुनकर घबराई। कहने लगी, मुझे 50 रुपये महीना गुजर के लिए दिलवाइए। लेकिन आप जानते हैं यहां 50 रुपये देने वाला कौन है? मैंने हामी न भरी। अंत में कहते सुनते एक शर्त पर राजी हुई। उस शर्त को पूरा करना आपका काम है। पद्म सिंह ने विस्मित होकर विट्ठलदास की ओर देखा। विट्ठलदास, घबराइए नहीं, बहुत सीधी सी शर्त है। बस यही कि आप जरा देर के लिए उसके पास चले जाएं। वो आपसे कुछ कहना चाहती हैं। ये मुझे निश्चय था कि आपको इसमें कोई आपत्ति न होगी। ये शर्त मंजूर कर ली। तो बताइए कब चलने का विचार है? मेरी समझ में सवेरे चले। किंतु पद्म सिंह विचारशील मनुष्य थे। वो घंटों सोच विचार के बिना कोई फैसला न कर सकते थे। सोचने लगे कि इस शर्त का क्या अभिप्राय है, वो मुझसे क्या कहना चाहती है। क्या बात पत्र द्वारा न हो सकती थी? इसमें कोई ना कोई रहस्य अवश्य है। आज अबुल वफा ने मेरे बग्घी पर से कूद पड़ने का वृत्तांत उससे कहा होगा। उसने सोचा होगा ये महाशय इस तरह नहीं आते तो ये चाल चलूं, देखूं कैसे नहीं आते। केवल मुझे नीचा दिखाना चाहती है। अच्छा, अगर मैं जाऊं भी, लेकिन पीछे से वो अपना वचन पूरा न करे तो क्या होगा? ये युक्ति उन्हें अपना गला छुड़ाने के लिए उपयोगी मालूम हुई। बोले, अच्छा, अगर वो अपने वचन से फिर जाए तो? विट्ठलदास, फिर क्यों जाएगी? कहीं ऐसा हो सकता है? पद्म सिंह, हाँ, ऐसा होना असंभव नहीं। विट्ठलदास, तो क्या आप कोई प्रतिज्ञा पत्र लिखवाना चाहते हैं? पद्म सिंह, नहीं, मुझे संदेह यही है कि वो सुख विलास छोड़कर विधवा आश्रम में क्यों जाने लगी और सभा वाले उसे लेना स्वीकार कब करेंगे? विट्ठलदास,
सभा वालों को मनाना तो मेरा काम है। ना मानेंगे तो मैं उसके गुजारे का और कोई प्रबंध करूंगा। रही पहली बात, मान लीजिए वो अपने वचन को मिथ्या ही कर दे, तो इसमें हमारी क्या हानि है? हमारा कर्तव्य पूरा हो जाएगा। पद्म सिंह: हाँ, ये संतोष चाहे हो जाए, लेकिन देख लीजिएगा, वो अवश्य धोखा देगी। विट्ठलदास अधीर हो गए, झुंझलाकर बोले, अगर धोखा ही दे दिया तो आपका कौन 56 टका खर्च हुआ जाता है? पद्म सिंह: आपके निकट में भी कुछ प्रतिष्ठा ना हो, लेकिन मैं अपने को इतना तुच्छ नहीं समझता। विट्ठलदास: सारांश ये कि न जाएंगे? पद्म सिंह: मेरे जाने से कोई लाभ नहीं है। हाँ, यदि मेरा मान मर्दन कराना ही अभीष्ट हो तो दूसरी बात है। विट्ठलदास: कितने खेद की बात है कि आप एक जातीय कार्य के लिए इतना मीनमेख निकाल रहे हैं। शोक: आप आंखों से देख रहे हैं कि एक हिंदू जाति की स्त्री कुएं में गिरी हुई है और आप उसी जाति के एक विचारवान पुरुष होकर उसे निकालने में इतना आगा पीछा कर रहे हैं। बस आप इसी काम के हैं कि मूर्ख किसानों और जमींदारों का रक्त चूसें। आपसे और कुछ न होगा। शर्मा जी ने इस तिरस्कार का उत्तर न दिया। वो मन में अपनी अकर्मण्यता पर स्वयं लज्जित थे और अपने को इस तिरस्कार का भागी समझते थे। लेकिन एक ऐसे पुरुष के मुंह से ये बातें अत्यंत अप्रिय मालूम हुई जो इस बुराई का मूल कारण हो। वो बड़ी कठिनाई से प्रत्युत्तर देने के आवेग को रोक सके। यथार्थ में वो सुमन की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन गुप्त रीति से। बोले, उसकी और भी तो शर्तें हैं। विट्ठलदास: जी हाँ, है तो, लेकिन आप में उन्हें पूरा करने का सामर्थ्य है? वो गुजारे के लिए 50 रुपये मासिक मांगती है, आप दे सकते हैं? शर्मा जी: 50 रुपये नहीं, लेकिन 20 रुपये देने को तैयार हूं। विट्ठलदास: शर्मा जी, बातें न बनाइए। एक जरा सा कष्ट तो आपसे उठाया नहीं जाता। आप 20 रुपये मासिक देंगे? शर्मा जी: मैं आपको वचन देता हूं कि 20 रुपये मासिक दिया करूंगा, और अगर मेरी आमदनी कुछ भी बढ़ी तो पूरी रकम दे दूंगा। हाँ, इस समय विवश हूं। ये 20 रुपये भी घोड़ा गाड़ी बेचने से बच सकेंगे। मालूम नहीं क्यों इन दिनों मेरा बाजार गिरा जा रहा है। विट्ठलदास: अच्छा, आपने 20 रुपये दे ही दिए तो शेष कहाँ से आएंगे? औरों का तो हाल आप जानते ही हैं। विधवाश्रम के चंदे ही कठिनाई से वसूल होते हैं। मैं जाता हूं, यथाशक्ति उद्योग करूंगा, लेकिन यदि कार्य न हुआ तो उसका दोष आपके सिर पड़ेगा। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास सेवा सदन के 16वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।